जादुई टमाटर का पौधा। बस मेरी बच्चियों, थोड़ी सी हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसरा तो मिल ही जाएगा। पर माँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा। रात भी देखो ना कितनी हो गई है, हम कहीं रुक जाते हैं ना। पर इतनी रात को हमारा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। दिव्या, थोड़ी सी हिम्मत करके और चल, उसके बाद हम कहीं रुक जाएंगे। तुम्हारी बहन ठीक कह रही है दिव्या, बस थोड़ी सी हिम्मत और करो मेरी बच्ची। रोशनी ये बात बोल रही ही होती है कि तभी रोशनी की नजर एक रेडी पर पड़ती है और रोशनी उस रेडी को खींचकर चलाने लगती है और अपनी दोनों बच्चियों को उस पर बिठाकर अंधेरी रात में चलती जा रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उनके ऐसे हालात हो गए, आइए जानते हैं। रोशनी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी जिसकी शादी पवन से हुई थी। रोशनी ने दिव्या और काव्या दो लड़कियों को जन्म दिया था, जिस बात से उसकी सास कमला बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसका सारा सामान और उसकी दोनों लड़कियों को घर से बाहर धकेल देती है। अरे, गर्भवती होने पर तेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, जिससे मुझे लगा था कि तू इस घर के चिराग को जन्म देगी, लेकिन तूने दो बेटियों को पैदा किया है। निकल जा इस घर से। माँ जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी माँ जी? अरे, कहीं भी जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घर में अब तू और नहीं रह सकती। मैं अपने पवन की तीसरी शादी करवा दूंगी। रोशनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पति पवन पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी की भी लड़कियां हुई, जिस वजह से कमला ने उसको और उसकी बच्चियों को भी घर से निकाल दिया था। अब रोशनी किराए के एक मकान में रहने लगती है। समय इसी तरह गुजरने लगा और देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक रात मकान मालिक उससे बदतमीजी करता है, जिस पर ना चाहते हुए भी रोशनी को अपनी दोनों बेटियों के साथ घर से बाहर निकलना पड़ता है। उसकी दोनों बेटी 7 साल की थी। अब वो अपने बच्चों के साथ अंधेरी रात में चलती जा रही थी और तभी उसे एक झोपड़ी नजर आती है और वो अपनी बेटियों के साथ उस झोपड़ी में चली जाती है। पर रोशनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी बच्चियों की परवरिश कैसे करेगी, क्योंकि उसकी दोनों ही बेटियां अभी बहुत छोटी थी। फिलहाल वो अपना गुजारा उस झोपड़ी में करने लगती है और देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं और बहुत जल्द उसे एक टमाटर के खेत में काम मिल जाता है। देखो रोशनी, आज से तुम्हें इस पूरे खेत की अच्छे से देखभाल करनी है और पूरे जमीन में अच्छे से खाद देना है ताकि टमाटर अच्छे से हो। अगर टमाटर की फसल अच्छी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। ऐसा मत कहिए साहब, आपकी तनख्वाह से ही तो मेरे बच्चों की परवरिश हो रही है। अगर आप मेरी तनख्वाह काट लेंगे तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यूं इस तरह भावुक होकर मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं तुम जैसों पर कोई दया नहीं दिखाता हूँ। मालिक की बात सुनकर रोशनी कुछ नहीं कहती और चुपचाप रोशनी अब पूरे टमाटर की खेती की अच्छे से देखभाल करने लगती है। वो टमाटर के खेत में अपना पूरा ध्यान देती है। समय गुजरता जाता है और कुछ ही महीनों में टमाटर की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। अरे वाह रोशनी, तुमने तो सच में इस खेत में खूब मेहनत की है। अब 2 महीने तक कोई काम नहीं है। अब तुम अपने घर जाओ और ये टमाटर तुम भी खाने के लिए ले जाना और अपने बच्चों को भी टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाना। मालिक, आपने मेरा मुश्किल समय में साथ दिया है, इसके लिए शुक्रिया। भगवान आपको हमेशा खुशहाल रखे। रोशनी अब मालिक से कुछ टमाटर लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सामने से आता देख उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं और भागते हुए वो अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती हैं। माँ, आप आ गई? और ये क्या, आप हमारे लिए टमाटर लेकर आई हो? क्या आज आप हमें टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाने वाली हो? हाँ बच्चों, मालिक ने ना मुझे आज ही टमाटर दिए हैं। मैं आज तुम्हें टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। टमाटर की सब्जी खाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रोशनी अब अपनी दोनों बेटियों के लिए टमाटर की सब्जी बनाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि तभी उनके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और कहता है, अरे बेटी, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारा बहुत भला होगा बेटी। अगर आज तुमने मेरी मदद कर दी तो आने वाला कल तुम्हारा और भी अच्छा होगा। बाबा, खाना तो नहीं है,
पापा मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, आज ही मेरी तनख्वाह मुझे मिली है, मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ। बेटी, आधी रात का समय है, इस समय मुझे कौन सी दुकान खुली मिलेगी। तुम्हारे घर में कुछ भी पका हुआ अनाज या कुछ भी फल फूल खाने के लिए हो तो मुझे दे दो, ताकि मेरा पेट भर सके। बाबा घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं टमाटर के खेत में काम करती थी और मालिक ने टमाटर दिए थे, जिससे मैंने टमाटर की सब्जी बना दी थी। अब सिर्फ कुछ कच्चे टमाटर बचे हुए हैं। तो तुम मुझे वो कच्चे टमाटर ही दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आप कच्चे टमाटर खाकर कैसे पेट भर पाओगे? मैं आपके लिए अभी उस टमाटर से कुछ बनाकर खिला देती हूँ। नहीं बेटी, तुम मुझे वो टमाटर ही दे दो, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी, बाकी मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। ठीक है बाबा, जैसा आपको ठीक लगे, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए वो टमाटर लेकर आती हूँ। अब रोशनी टमाटर लेने के लिए अंदर चली जाती है और भिखारी को वो टमाटर दे देती है। अगली सुबह रोशनी को काम पर नहीं जाना था, इसलिए वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ही समय बिताने के बारे में सोचती है और खुद से कहती है, मालिक ने बोला है कि अभी कुछ महीनों के लिए काम नहीं होगा, खेत पर तो जाना होगा नहीं। एक काम करती हूँ, आज अपनी बच्चियों को गांव घुमाने के लिए लेकर जाती हूँ। अगर गांव में कोई फल का पेड़ मिलेगा तो हम फल भी तोड़ लेंगे खाने के लिए। रोशनी अपनी दोनों बेटी दिव्या और काव्या को उठा देती है और अपनी माँ को अपने सामने देख दिव्या कहती है, माँ, काव्या को थोड़ी देर सोने दो, वैसे ही इसे रात भर मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई थी, हम दोनों ही गांव घूम कर आते हैं। ठीक है मेरी बच्ची, तो अपनी बहन का कितना ख्याल रखती है। अब रोशनी और दिव्या जैसे ही अपने घर के दरवाजे के बाहर देखते हैं तो वहां पर टमाटर पड़े हुए थे और उस टमाटर को देखकर रोशनी उदास हो जाती है। ये तो वही टमाटर हैं जो कल रात मैंने भिखारी बाबा को दिए थे, लगता है उन्होंने ये टमाटर वापस दे दिए। कोई बात नहीं, आज हम इसे ही बना लेंगे। रोशनी अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए जाती है, पर गांव में उसे कोई भी फल का पेड़ नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। मैंने तो सोचा था मुझे कुछ फल मिल जाएंगे तो मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर वही खा लूंगी, लेकिन कोई फल नहीं मिले। मैं तो सोच रही थी मालिक के दिए हुए पैसे बचा सकूं, लेकिन शायद वो पैसे बच ही नहीं पा रहे। रोशनी ये सोचकर उदास हो जाती है और अपनी बेटी के साथ घर वापस आ जाती है और अब वो उन टमाटरों को बनाने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वो टमाटर को काटती है तो उस टमाटर के अंदर से सोने के बीज निकलते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो टमाटर फिर से जुड़ जाता है और उसके आंख, नाक, मुंह निकल आते हैं। रोशनी, मैं जादुई टमाटर हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक टमाटर हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? माँ, ये तो कल्पना की दुनिया में होता है, लगता है हम किसी सपने में हैं। अरे नहीं, तुम लोग सपने में नहीं हो, तुम माँ बेटी जादुई टमाटर से ही बात कर रही हो। रोशनी बहुत परेशान थी और उसने उस भिखारी की मदद की और इसलिए मैं खुद ब खुद यहाँ चलकर आया। रोशनी ने खेतों में मेरी बहुत सेवा की है, मैं बस अपने तरीके से उसे शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। तो तुम हमें सब कुछ दे सकते हो, तुम हमें कुछ खाने के लिए दे दो। काव्या को भी बहुत भूख लगी है और वो तो आज जाग ही नहीं रही कि अगर वो जागेगी तो उसे भूख लग जाएगी। दिव्या ये बोलती है कि तब तक काव्या भी जाग जाती है और वो भी जादुई टमाटर को देखकर हैरान रह जाती है और उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहती है, अगर तुम जादुई हो तो हमारे लिए खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात, लो मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता हूँ जिससे तुम पेट भर कर खा सकती हो। टमाटर ये बोलता है और उसके बाद बहुत सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। रोशनी भी ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और टमाटर ने अब रोशनी से कहा, रोशनी बोलो रोशनी, तुम्हें क्या मुझसे चाहिए? तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, धन दौलत शोहरत कुछ भी। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इतना धन दे दो कि मैं अपना खुद का खेत खरीद सकूं।
मालिक के यहाँ काम करके मैंने टमाटर की खेती करना अच्छे से सीख लिया है। अगर मेरे पास खुद के खेत होंगे तो मैं फिर से टमाटर की खेती शुरू कर सकती हूँ। बस इतनी सी बात, तुम्हारी इस इच्छा को मैं अभी पूरा कर देता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी फिर से जरूरत पड़े तो तुम खेत में जाकर बस मुझे एक बार याद करना। मैं वहीं खेत में प्रकट होकर फिर से तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरा कर दूंगा। रोशनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो टमाटर उसके टूटे फूटे घर को अच्छे से घर में बदल देता है और उसकी छोटी सी तिजोरी में धन भर देता है। और उन सबके तन पर भी अच्छे अच्छे कपड़े और सोने चांदी के गहने आ जाते हैं। लो रोशनी, मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा किया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो सिर्फ मुझे सच्चे दिल से याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो जादुई टमाटर। जहाँ इंसानों ने मेरा साथ नहीं दिया, वहाँ जादुई टमाटर माँ बेटी की मदद करने के लिए आ गया। तुमने मेरी सारी दुविधा को ही दूर कर दिया है जादुई टमाटर। जिसके बाद वो जादुई टमाटर वहां से गायब हो जाता है। अब रोशनी अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर एक जमीन खरीद लेती है और वहां पर वो टमाटर की खेती करती है। और वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जिस बहू को उन्होंने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, आज वो रोशनी और उसकी दोनों बेटियां बहुत सफल हो गई थी। अब वो माँ बेटियां जरूरतमंद लोगों की भी मदद किया करती थी। एक गांव में सुरेश नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। सुरेश के पास ढेर सारा धन होने के बावजूद भी उसमें बिल्कुल घमंड नहीं था। वो दिल का बहुत ही साफ और नेक इंसान था। वो हर सुबह मंदिर जाता था और गरीब लोगों में दान करता था। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक सफल इंसान बनाया है। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं मरते दम तक गरीब लोगों की मदद करता रहूंगा। सुरेश हर महीने गांव के मंदिर में गरीब लोगों के लिए आयोजन करवाता था। सबको वो भरपेट खाना खिलाता था और उसके बाद सभी को कपड़े भी दान किया करता था। एक दिन सुरेश मंदिर से प्रार्थना करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। चलते हुए उस बूढ़ी औरत का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुरेश जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। घर आते ही उस बूढ़ी औरत के ऊपर वो पानी छिड़कता है और तभी उसे होश आने लगता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो मंदिर से घर लौट रही थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? चिंता मत कीजिए माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरा नाम सुरेश है। आप रास्ते में फिसलकर बेहोश हो गई थी। मैं आपको अपने घर लेकर आया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। दूसरों की मदद करना तो मेरा फर्ज है और आप भी तो मेरी माँ समान हैं। अरे बेटा, आजकल के समय में कौन किसकी मदद करता है? तुम्हारे अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं। कुछ देर के बाद बूढ़ी औरत को अच्छा महसूस होता है और वो वहां से जाने लगती है। बेटा, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे माँ जी, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। वो बूढ़ी औरत फिर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सुरेश का दोस्त रमेश उसके घर आता है। अरे रमेश, इतने सालों बाद दिखाई दिया है तू। और बता, कैसा है? घर पर सब कैसे हैं? अरे यार भाई, क्या बताऊं, मैं जिस कंपनी में जॉब करता था उस कंपनी का तो दिवालिया निकल गया है। क्या बात कर रहा है भाई? तू तो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। अरे भाई, जब किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। मकान का किराया और अब बच्ची का स्कूल में एडमिशन भी करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे भाई, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। तू मुझे बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ?
सुरेश, मैं मदद मांगने ही तो तेरे पास आया हूँ। देख दोस्त, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं कहीं इधर उधर काम करके अपने घर का गुजारा कर लूंगा। मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन स्कूल में करवाना है, और तुझे तो पता है तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एडमिशन करवाने के लिए बस तेरे साइन की जरूरत है मेरे दोस्त। सुरेश रमेश की बात सुनकर पेपर्स को बिना पढ़े ही उस पर साइन कर देता है और रमेश वापस अपने शहर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद रमेश सुरेश के घर आता है। अरे ओ सुरेश, कहाँ है? चल घर से बाहर निकल। अरे क्या हुआ रमेश, तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? अरे जल्दी से मेरा घर खाली कर, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तूने जो उस दिन पेपर पर साइन किए थे ना, वो कोई एडमिशन के पेपर नहीं थे, बल्कि उस पेपर पर साइन करके तूने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। रमेश, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया और तूने पैसों के लिए मेरे साथ इतना बुरा किया, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे चलो चलो, मेरे पास इतना समय नहीं है, जल्दी से मेरा घर खाली करो। रमेश सुरेश को उसी के घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। सुरेश दुखी और हताश होकर अपने ही घर से चला जाता है। चलते चलते गांव से दूर एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। पास ही में वहीं एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। जब वो सुरेश को देखती है तो वो उसके पास आती है। अरे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊं माँ जी, मैं अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा हूँ। मेरे दोस्त रमेश ने चालाकी से मेरी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली है और मुझे मेरे ही घर से निकलना पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी कि मैं अब क्या करूं। बेटा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम अब से मेरे घर पर ही रहना, और मेरे आम के ढेर सारे पेड़ भी हैं। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम मेरी मदद कर दिया करना। सुरेश बूढ़ी औरत की बात मान जाता है और उसके साथ उसके घर आ जाता है। सुरेश उस बूढ़ी औरत के साथ रहता है। तब से सुरेश ही आम के पेड़ों की देखभाल करने लगा। जो पेड़ पर आम आते थे उन्हें तोड़कर वो बाजार ले जाकर बेचने जाता है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुरेश के दोस्त रमेश ने उसके साथ बहुत बुरा किया। जब सुरेश बाजार में जाकर आम बेचता है तो गांव के लोगों को सुरेश की इस हालत को देखकर अच्छा नहीं लगता। सुरेश सभी गांव वालों की मदद किया करता था और आज उसको इस हालत में देखकर गांव वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गांव के लोग एक एक करके सुरेश के सारे आम खरीद लेते हैं और देखते ही देखते उसके सारे आम बिक जाते हैं। जो पैसे आम बेचकर मिलते हैं सुरेश उन्हें बूढ़ी औरत को जाकर देता है। ये लो माँ जी, ये पैसे आम बेचकर मिले हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ये तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इन्हें मैं नहीं ले सकती। इन पैसों को तुम ही रखो। अगले दिन सुरेश पेड़ से आम तोड़ रहा था, तभी एक आम से आवाज आती है, इधर देखो, मेरी बात सुनो। अरे क्या तुम बोल सकते हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? हाँ हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं एक जादुई खट्टा आम हूँ। अगर तुम मुझे जब भी तोड़ोगे तो मैं सोने में बदल जाऊंगा और मेरी जगह फिर से एक नया आम आ जाएगा। सुरेश जैसे ही जादुई खट्टे आम को तोड़ता है तभी वो सोने में बदल जाता है और उस आम की जगह फिर से एक और खट्टा आम आ जाता है। ये देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और बाकी के आमों को
सुरेश बाजार में ले जाकर बेच आता है। ये बात सुरेश उस बूढ़ी औरत को जाकर बताता है। माँ जी, मुझे पेड़ पर एक जादुई खट्टा आम मिला। वो आम सोने में बदल गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। क्या आप इस बारे में जानती हैं? वो बूढ़ी औरत हंसने लगती है और फिर वो एक परी में बदल जाती है। हाँ सुरेश, क्योंकि सभी पेड़ों पर कुछ जादुई खट्टे आम हैं। ये सब मैंने ही किया है। हाँ, मगर आप कौन हो? मैं परी लोक से आई हूँ। जब तुमने मेरी मदद करी तो मैं समझ गई थी तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर जब मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। इतना कहते ही वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुरेश फिर अपने काम में लग गया। सुरेश सोने के आम को संभाल कर रखता और बाकी आमों को बाजार में जाकर बेच देता। दूसरी तरफ रमेश को जुए की लत लग गई थी और वो अपनी सारी संपत्ति और वो घर जुए में हार जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। सुरेश ने जो सोना जमा किया था उन्हें बेचकर वो अपना घर वापस ले लेता है और फिर से वो लोगों की मदद करने लगता है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगता है।